हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वनों से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि इमारती लकड़ी है, फर्नीचर के लिए लकड़ी है, गोंद, शहद, रबड़ या फिर बीड़ी के लिए तेंदुपत्ता। ये सब चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती हैं। वन न केवल हमें उत्पाद प्रदान करते हैं, बल्कि जो जीव जंतु हैं इनके लिए आवास भी प्रदान करते हैं, इनके लिए प्राकृतिक आवास का काम भी करते हैं। तो वन जो है हमारे लिए बहुत तरीके से लाभकारी हैं। यानी वन जो है जैव विविधता को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वनों में आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। वन जो है न केवल जैव विविधता मेंटेन करते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने में मदद करते हैं। तो वन जो है विविध रूपों में हमारे लिए लाभकारी हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको कटने से बचाएं, इनका दोहन होने से बचाएं। जब से पृथ्वी पर मानवों की आबादी बढ़ना स्टार्ट हुई है, तब से वनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मानव ने जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अपने आसपास मौजूद वन या जंगल हैं उनका सफाया किया है। यही कारण है कि वनों के क्षेत्रफल में लगातार कमी आती जा रही है। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश प्राकृतिक तरीके से भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारक है वर्तमान में वो है मानव का विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव की बढ़ती हुई आबादी जो है वनों पर दबाव का काम कर रही है और इस वजह से लगातार वनों को काटा जा रहा है। यहाँ पर औद्योगिकरण के दौर के बाद की स्थिति बताई गई है। आपको पता होगा कि 1850 के बाद दुनिया भर में औद्योगिकरण फैला है। औद्योगिकरण का मतलब है कि बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे हैं स्थापित किए गए हैं। उस समय वनों पर सबसे ज़्यादा दबाव देखा गया है, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ नए शहरों का विकास भी हुआ है। जब नए शहर डेवलप हुए हैं तो वहाँ पर जनसंख्या की बढ़ोतरी भी हुई है, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई गई हैं। इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ा है और ऐसे में जंगलों का अंधाधुंध दोहन भी किया गया है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल यानी खेती बाड़ी, चरागाह या ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। यानी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जंगलों का सफाया हुआ है। जमीन की बेहतरी, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जब से मानव की जो आबादी है ये बढ़ना स्टार्ट हुई है, तब से वनों पर दबाव भी बढ़ गया है। क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। जैसे जब आबादी बढ़ जाएगी तो उसको रोटी का इंतजाम भी करना पड़ेगा, आवास का इंतजाम भी करना पड़ेगा, कपड़ों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे? ये सब चीज़ें हम लाएंगे धरती से। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वनों को साफ करना पड़ेगा। यानी जब आप वनों का सफाया करेंगे तभी तो खेती बाड़ी कर पाएंगे। तो ऐसे करके जब मानव की आबादी बढ़ना स्टार्ट हुई है, तो मानव ने बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अपने आसपास के जंगल थे उनका सफाया किया, ताकि वहाँ पर वो खेती बाड़ी के कार्य कर सकें। तो यहाँ पर भारत की स्थिति बताई गई है कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुँच गया है, क्योंकि वर्तमान में आप जान रहे हैं कि अभी हमारे भारत की जो आबादी है तकरीबन 140 करोड़ के करीब है। अगर हम औपनिवेशिक काल की बात करें, यानी जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था, उस काल में भी खेती में तेजी देखी गई थी और इसकी कई सारी वजह थी। देखिए, औपनिवेशिक काल जब आया है, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है, उस समय आप लोग जानते हैं कि नए नगर स्थापित हो रहे थे, जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही थी। और हमारे यहाँ जो औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है उसके पीछे अंग्रेजों की अपनी कुछ मंशा भी थी, यानी कि वो हमारे यहाँ के संसाधनों का दोहन करना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया है। क्योंकि अंग्रेजों का प्राइमरी उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटेन के उद्योग धंधे हैं उनको जो है सुचारू रूप से चलाना, उनके लिए संसाधनों का यहाँ से दोहन करना, ब्रिटेन की जो जनता है उसकी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करना। इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, भारत के जंगलों को साफ करवाया है और यहाँ से रिसोर्सेज को लूटकर ये लोग अपने देश में ले गए हैं। इसके अलावा एक रीजन यहाँ पर यह भी देखा गया है, क्योंकि उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी वो खेती बाड़ी से टैक्स वसूलती थी, खेती बाड़ी पर टैक्स लगा हुआ था, लेकिन जंगलों पर कोई टैक्स नहीं था। जंगल जो थे टैक्स से बचे हुए थे।
तो अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम जंगलों का सफाया कर दें और जो कृषि क्षेत्र है उसमें अगर विस्तार कर दें तो हमारे राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो ऐसे करके यहाँ पर ये देखा गया है कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई है, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा साफ साफ थी, जितना ज़्यादा खेती बाड़ी होगी उतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा उन्हें टैक्स मिलेगा। पटरी पर स्लीपर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी विदेशी आए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे यूरोपीय औपनिवेशिक शासक हमारे यहाँ आए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, फ्रांसीसी हों, डच हों, ये सब समुद्री मार्ग के जरिए आए हैं। समुद्री मार्ग में यानी कि जहाज़ों के जरिए आए हैं। आज वर्तमान में तो आप लोग जानते हैं, आज वर्तमान में जहाज़ जो बनते हैं वो धातु से बनते हैं, हल्की धातुओं से बनते हैं, फिर भी उसमें कुछ मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। उस समय के जो जहाज़ होते थे उनका अधिकांश भाग लकड़ी से बनता था। उस समय क्या हुआ था कि जब बड़े पैमाने पर ये लोग नए नए क्षेत्रों की खोज में निकले हैं तो जहाज़ का उत्पादन भी बढ़ गया है, और वहाँ पर जो जहाज़ों के लिए लकड़ी आती थी उस लकड़ी के जंगल समाप्त होने लगे थे। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, तब तक ये भारत में आ चुके थे, इन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि भारत के जंगलों का आप सर्वे करें और ये पता लगाएं कि क्या वास्तव में भारत में ऐसी लकड़ी पाई जाती है जो कि जहाज़ों के लिए उपयोगी है। तो वहाँ के जो सर्वेयर आए हैं उन्होंने भारत के जंगलों का सर्वे किया है और उन्हें पता चला है कि यहाँ पर भी वो लकड़ी अवेलेबल है। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ के जंगलों को कटवाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से लकड़ी का निर्यात जो है अपने मूल देश में करने लगे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि 1820 के दशक में इंग्लैंड के जहाज कारखानों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा है। 1850 के दशक तक आते आते रेलवे का विकास भी हो जाता है और भारत में रेलवे का प्रसार होता है। पुराने टाइम में जो रेलवे की जो पटरियाँ होती थी, इन पटरियों के बीच में जो स्लीपर ये डाले जाते थे, स्लीपर लकड़ी के होते थे। आप में से याद होगा कि जो आपकी छोटी वाली लाइन थी, यानी आपने देखी हो शायद, छोटी लाइन के बीच में जो ये पटरियाँ होती थी उनके बीच के जो स्लीपर होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। वर्तमान में तो आरसीसी या कंक्रीट के होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये लकड़ी के होते थे। तो यहाँ पर 1850 के दशक में रेलवे लाइन का प्रसार हुआ है। तो रेलवे लाइन को चलाने के लिए, यानी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए और जो उस समय के भाप इंजन है उनको चलाने के लिए कोयले के साथ साथ लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। तो ऐसे में भारी मात्रा में जंगल काटे गए हैं। यहाँ पे आंकड़ा भी बताया गया है कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1700 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। 1890 तक देश में लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी और 1946 में लाइनों की लंबाई जो है 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में इसके लिए जंगलों को काटा गया होगा, कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया होगा। बागान। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेज जो हैं भारत में जब इनका शासन स्थापित हो गया है तो इन्होंने अपने व्यवसायिक हितों को पूरा किया है। व्यवसायिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य में इन्होंने भारत में रोपड़ कृषि की स्टार्टिंग करवाई है, यानी बागान स्थापित करवाए हैं, बड़े बड़े बागान स्थापित करवाए हैं, जैसे कि चाय के हैं, कॉफ़ी के हैं, रबड़ के जो बागान हैं, ताकि इनके जो ब्रिटेन की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। तो यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की जो बढ़ती मांग है, इसको पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने हैं और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया है। यानी इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो जंगल हैं उनको साफ करके तब ये बागान स्थापित कराए हैं। इन्होंने जो है, यानी ऑपरेशन सरकार ने जंगलों के विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया है और इन्होंने फिर यहाँ पर ये बागान संचालित करवाए हैं, बागानों पर फसलें उगवाई हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं जंगलों का विनाश भी हुआ है और इन बागानों में जो भी लेबर वगैरह काम करी है उस लेबर के साथ भी इन्होंने अत्याचार किया है, उसका भी शोषण किया है। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अपने व्यवसायिक हितों के लिए जो वानिकी प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगलों को बचाने के लिए डाइटरिच ब्रैडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया था। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो भारत की जनता है या भारत के जो व्यापारी हैं वो यहाँ के जंगलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जब ये जंगलों को नुकसान पहुँचाएंगे तो ब्रिटिश सरकार के जो व्यवसायिक हित हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक जर्मन व्यक्ति है डाइटरिच ब्रैडिस, इसको ये भारत लेकर आए हैं और इन्होंने इसको जो है देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है देश का पहला वन महानिदेशक कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा ये डाइटरिच ब्रैडिस था। तो डाइटरिच ब्रैडिस ने यहाँ पर सर्वे किया है
और उसने मतलब एक अनुमान लगाया है कि यहाँ पर तरीका यही है कि हम वनों को लेकर कानून बना दें, ताकि वनों में जो चराई होती, इलीगल चराई होती है, लोग वनों के उत्पाद बटोर लाते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं या अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों के कुछ हिस्सों को ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे कि झूम खेती वगैरह के लिए हथियार लेते हैं, तो ये सब इलीगल गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने एक सुझाव दिया है, क्यों ना एक कानून बनाया जाए। तो ब्रैडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की है और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया है। यानी ब्रैडिस के सहयोग से ही जो है भारत में 1864 में भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की नींव रखी गई है और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया गया है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई है। यहाँ वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे मंशा स्पष्ट है। मंशा यही है कि हमें बड़े पैमाने पर अपने व्यवसायिक हितों के लिए वनों की देखभाल करनी है और वनों का उत्पादन करवाना है। उद्देश्य इनका एक क्लियर है। वैज्ञानिक वानिकी जो प्रोग्राम ये लेकर आए हैं, वैज्ञानिक वानिकी के लिए इन्होंने जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करवाया है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद इन्होंने जंगलों के बड़े हिस्सों को साफ करवाया है। यानी वहाँ पर इन्होंने जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे थे उनको काट कर उनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए हैं। इसे बागान कहा जाता है। जंगल का मतलब होता है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कोई एक प्रकार की नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जबकि बागान का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक प्रजाति को ही वहाँ पर लगा दे रहे हैं, जैसे आम का बाग है, अमरूद का बाग है, सेब का बाग है। तो बागान का मतलब ये है कि केवल एक प्रजाति पाई जाएगी, जबकि जंगल का मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ एक साथ होती हैं। चूँकि इनके यहाँ पे व्यावसायिक हित थे, इनको अपने व्यावसायिक हितों को पूरा करना था, तो इन्होंने क्या किया है, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर जो जंगल हैं, जंगल के प्राकृतिक वन काट दिए हैं और उनके स्थान पर जो कृत्रिम वन है या कृत्रिम जो पेड़ पौधे हैं, कृत्रिम जो बागान है वो स्थापित करवाए हैं, ताकि इनके जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। इसके अलावा जो वन अधिनियम है 1865 वाला, इसमें 2 बार संशोधन किए गए हैं, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। जो सबसे अच्छे किस्म के जंगल थे उनको आरक्षित वन कहा गया है और आरक्षित जंगलों में उस समय के जो भी लोग थे यानी गांव वाले वगैरह थे, उनको जाने की मनाही थी। यानी वो इन जंगलों से उत्पाद को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। यानी गांव वाले जो होते उस समय सुरक्षित और जो ग्रामीण जंगल हैं उनसे ही अपनी ज़रूरत का उत्पाद प्राप्त कर सकते थे, अपने उत्पादों को वहाँ से ले सकते थे, लेकिन आरक्षित जंगलों से वो किसी प्रकार का उत्पाद ग्रहण नहीं कर सकते थे। अब आगे है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ वन कानून बन गया है। वन कानून बनने के बाद जो हमारे भारत की ग्रामीण समाज है उस पर क्या असर पड़ा है। आप लोग जानते हैं कि उस समय भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण आबादी थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जनजातीय लोग भी रहा करते थे। जब हमारे यहाँ वन विभाग की स्थापना हो गई है और वन कानून लग गए हैं, इसके अलावा जो गांव वाले हैं इनको जंगलों में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इन सब चीज़ों से जो लोगों की आजीविका है, लोगों की जो जीवन पद्धति है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई है। लोगों को ऐसा लगा है कहीं ना कहीं उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अवरुद्ध हो गई है। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे कि ईंधन, चारे और पत्तों की आपूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं पर जो वन विभाग है इसको ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सकें, ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों। यानी यहाँ पर दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। यहाँ पर जो हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वो ये चाहते थे कि हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलें, जैसे ईंधन के लिए भी मिलें, चारे के लिए मिलें, पत्ते वगैरह मिलें, या फिर अन्य जो औषधियाँ वगैरह वो भी हमें मिलें। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेजों ने जो वन विभाग बनाया था उसकी मंशा ये थी कि हमारी जो जहाज़ के कारखाने हैं, रेलवे के जो कारखाने हैं, इनके लिए इमारती लकड़ी मुहैया कराई जा सके। ऐसी लकड़ी हो जो सख्त हो, लंबी हो, सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और बाद बाकी जो दूसरी किस्में हैं ये काट डाली गई। यानी केवल उस समय इन्होंने क्या किया है, सागौन और साल की जो बागान है ये स्थापित कराए हैं। अब देखिए, लोग जब सरकार ने कानून बना दिया है, लोगों का वनों में जाना प्रतिबंधित कर दिया है, वनों से उत्पाद इकट्ठा करना प्रतिबंधित कर दिया है, तो ऐसे में लोगों के सामने आर्थिक संकट और आजीविका का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ कुछ कुछ उदाहरण बताए गए हैं। उस समय जैसे सूखे हुए जो कुमड़े होते थे, कुमड़े का मतलब जानते होंगे आप, आपने पेठा खाया होगा। पेठा कुमड़े से ही बनता है। कुमड़ा एक फल होता है,
तो सूखे हुए कुमड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सैमूर यानी सूती रेशम, इसकी कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वन्य उत्पाद हैं उनसे हम कितने सारे अपने उपयोगी जो काम है वो कर पा रहे हैं, कितने सारे उपयोगी जो रोजमर्रा के काम है उन पर डिपेंड है, वो यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। वन अधिनियम की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से देश भर में गांव वालों की जो रोजमर्रा की गतिविधियां थी, जैसे लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये सब गैर कानूनी हो गई। अब ये लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। लोगों के पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा था। कई बार क्या होता था, ये लोग पकड़े जाते थे, तो पकड़े जाने की स्थिति में जो वन रक्षक वगैरह होते थे वो क्या करते थे, दया दिखाने के नाम पर इनसे घूस ऐंठते थे, इनसे यानी कि रिश्वत लेते थे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए, इन पर रिश्वत का भी प्रभाव पड़ा, इन्हें रिश्वत भी देनी पड़ती थी। कई बार पकड़े जाने पर दंड भी मिलता था, पिटाई भी होती थी। ये सब चीज़ें इन्हें झेलनी पड़ी हैं। देखिए, वनों पर जब नियमन लागू किया गया है, वनों के लिए कानून बनाया गया है, तो इससे खेती कैसे प्रभावित हुई है। यहां पे बताया गया है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव जूम या फिर घुमंतू खेती पर पड़ा। जूम या घुमंतू खेती के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि जंगल के एक हिस्से को जब जलाकर साफ कर दिया जाता है तो वहां पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है, और बाद में जब वो भूमि अनुर्वर हो जाती है उसको परती छोड़ दिया जाता है, फिर नए स्थान पर सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे जूम या फिर घुमंतू खेती कहते हैं। अब अंग्रेज तो हर जगह अपना हित देख रहे थे, अपना फायदा देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई खेती भी हो तो उससे भी हमें लगान मिलता रहे। घुमंतू जो खेती थी, इससे इन्हें किसी प्रकार का रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था। इनको लगता था ये तो इलीगल है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको रोकने के लिए जो कानून है उसको और ज़्यादा सख्त कर दिया है, ताकि जो घुमंतू खेती है वो ना हो सके। घुमंतू खेती का चलन जो है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में एक परंपरागत तरीका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सदियों से घुमंतू खेती की परंपरा रही है। घुमंतू या जूम खेती को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादांग या लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या ताबी, और श्रीलंका में चीना कहा जाता है। हिंदुस्तान में भी घुमंतू खेती के लिए धया या फिर धैया, पेंदा, बेबर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदाद, कुमरी या कुमारी, ऐसी कुछ स्थानीय नाम इसको दिए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो झूम खेती है इसकी काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। अलग अलग स्थानीय इलाकों में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। घुमंतू खेती के बारे में बताया गया है। इसमें क्या करते हैं, जंगल के कुछ भाग को काट कर उसको जला देते हैं, और मानसून की पहली बारिश के बाद इसी राख में बीज बो दिए जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इस फसल काट ली जाती है। देखिए, घुमंतू खेती करने में या झूम खेती करने में किसी प्रकार के जो औजार हैं, यानी किसी प्रकार के जो आधुनिक औजार हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहाँ पर पारंपरिक औजारों की मदद से, जैसे लकड़ी वगैरह की मदद से, जो आपकी हाथ से बनी हुई कुदालें वगैरह हैं उनकी मदद से खेती की जाती है। किसी प्रकार के वैज्ञानिक औजार जैसे ट्रैक्टर वगैरह है या फिर जो आधुनिक औजार हैं वो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होते हैं। चूँकि यहाँ पर ये लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, किसी प्रकार के खाद या फिर रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इन खेतों की जो उत्पादकता होती है वो भी कम होती है। और जब ये 2-3 साल तक खेती करते हैं तो वहाँ की जो उर्वरता होती है ज़मीन की वो भी कम हो जाती है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को परती छोड़कर दूसरे स्थान पर सेम ही प्रक्रिया फॉलो करते हैं। इन खेतों में 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से लेकर 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप आते हैं। देखिए, इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा, लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का और फलियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। देखिए, घुमंतू खेती से अंग्रेजों को दिक्कत क्या थी, उन्हें दिक्कत ये थी कि जिन स्थानों पर जूम खेती की जाती थी वहाँ पर दोबारा इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते थे। इसके अलावा जब ये लोग जंगल को आग लगाकर साफ करते थे तो कई बार क्या होता था, जो आग होती थी वो इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लेती थी कि आसपास के अन्य जो पेड़ पौधे होते थे, आसपास के जो जंगल होते थे, उनको भी जलाकर राख कर देती थी। चूँकि घुमंतू खेती जो थी ये सरकार के राजस्व में नहीं आ रही थी, सरकार इससे राजस्व नहीं वसूल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसका लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया है। ऐसे में इन समुदायों के सामने आजीविका का संकट हुआ है। इनमें से कई समुदाय जो थे
मजदूर बन गए, मजदूर बनकर ही रह गए, या फिर शहरों में जाकर अपनी आजीविका की तलाश में भटकने लगे। यहाँ पे नोट के रूप में बताया गया है, यहाँ पे टोंगिया खेती के बारे में बताया गया है। टोंगिया खेती जो है दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, खास करके म्यांमार रीजन में। टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। बैगा जनजाति के बारे में बताया गया कि बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब इन्होंने सरकार को याचिका दी। इन्होंने याचिका में वही अपनी एक याचिका दी, तर्क दिए हैं कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं प्रकृति ने प्रदान की हैं, ये कोई आपने तो जनरेट नहीं की, प्रकृति ने प्रदान की हैं, और हम सदियों से हमारे पूर्वज इसी पर डिपेंड हैं, तो हम कहाँ पर जाएं। ऐसे करके इन्होंने याचिका दी है। अब देखिए है कि शिकार की आज़ादी किसे थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आश्रय स्थल होते हैं, आवास स्थल होते हैं। तो पहले जब वनों पे प्रतिबंध नहीं था, तो जो आसपास के ग्रामीण होते थे उनमें शिकार भी करते थे, छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लाते थे, जिससे कि उनके घर का काम चल जाता था। जैसे कि हिरण है, तीतर है और अन्य प्रकार के छोटे मोटे जानवर हैं, पक्षी वगैरह, इनका शिकार कर लेते थे। लेकिन जब वन कानून बन गए हैं तो शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसे जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और लोगों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है उसको जो दंड भी दिया जाता था। हालांकि जो बड़े जानवरों का आखेट है, आखेट का मतलब शिकार, ये खेल बन गया। ये जो बड़े जानवरों का शिकार था जो कि ब्रिटिश अधिकारी किया करते थे या उस समय के राजा महाराजा किया करते थे, ये फिर भी जारी रहा है और ये बड़े पैमाने पर जारी रहा है। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार जो है सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। यानी आपने सुना होगा कि राजा महाराजा जो थे वो आखेट पर जाया करते थे। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, इनके साथ मिलकर ये भी आखेट पर या शिकार पर जाते थे। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। यानी इनका मानना ये था कि बड़े जानवर जो है जंगली हैं, बर्बर हैं और आदिम समाज के प्रतीक चिन्ह हैं। इनका मानना है कि खतरनाक जानवरों को मारकर ये हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने जो है उस समय जो बड़े जानवर थे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाघ है, लेपर्ड वगैरह हैं, इनको मारना स्टार्ट कर दिया, इनको अंधाधुंध शिकार किया है। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर ये लोग इनाम देते थे, क्योंकि इनकी नज़र में ये जो जानवर थे कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितैषी नहीं थे, किसानों को नुकसान पहुंचाते थे। 1875 से लेकर 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा आंकड़ा है, इतने बड़ी संख्या में ये जानवर मारे गए हैं। अकेले जॉर्ज जूल नामक एक अंग्रेज अफसर है, इसने 400 बाघों को मारा था। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बाघ पड़े हुए हैं। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन कानून आने से, वन विभाग की स्थापना से जो जंगल में रहने वाली जनजातियां हैं उनका जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि इन सब के बाद व्यापार के कुछ नए रास्ते भी यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले, मैनियोक एक प्रकार की फसल है, मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली एमेजॉन मुनदुरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना स्टार्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अमेजोन के जंगलों का समुदाय है एक मुनदुरुक, ये पहले क्या करते थे, जो ब्राज़ील के अमेजोन के जंगल हैं उसके ऊपरी हिस्से में, ऊंचाई वाले हिस्से में मैनियोक उगाते थे। जब इन्हें पता चला है कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं इनको रबड़ की आवश्यकता है, तो इन्होंने क्या किया है, निचले हिस्सों में जाकर वहाँ पर जो रबड़ के पेड़ थे उनसे रबड़ का जो दूध, रबड़ के पेड़ का दूध जो होता है वो एकत्र करना स्टार्ट कर दिया है, लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, ऊंचे वाले स्थानों को छोड़कर ये लोग निचले वाले स्थानों में आकर रहने लगे हैं। हिंदुस्तान में मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि जो घुमंतू समुदाय हैं, इनके माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे कि खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। यानी हमारे यहाँ मध्यकाल से ही आप लोग देखेंगे ये सब चीज़ें जो जनजाति लोग हैं, हमारे यहाँ जो बंजारा समुदाय थे उसके जरिए शहरों में भिजवाते थे, शहरों के लोग उनके जरिए जो इन चीज़ों को खरीदते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार जो था ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया है। ब्रिटिश सरकार ने
कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी यानी एकाधिकार सौंप दिया गया है। यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्थानीय जो भी व्यापारी उनकी उपेक्षा करके जो बड़े बड़े व्यवसायी थे उनके अधिकार में जंगल सौंप दिए हैं ताकि वो यहाँ पर लकड़ी का व्यापार करें। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुराबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे थे और अपराधी कबीले कहलाने लगे थे। अपराधी कबीले का मतलब क्या था कि सदियों से जंगलों में रह रहे थे, जंगलों पर ही डिपेंड थे, और जब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो ये लोग चोरी छिपे जंगलों से उत्पाद इकट्ठा करने जाते थे। तो ऐसे में सरकार इनको पकड़ के दंडित भी करती थी, तो इन्हें जो है अपराधी कबीले फिर कहा जाने लगा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बागान स्थापित करवाए हैं या फिर बड़े बड़े फार्म स्थापित करवाए उसका लाभ नहीं मिला, लाभ मिला है, लेकिन लाभ मिला है केवल मजदूर बन के। जैसे असम में जो चाय बागान स्थापित करवाए गए थे उनके लिए जो मजदूर ले गए थे ये लोग, ये झारखंड से गए थे, तो झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों की भर्ती की गई असम के चाय बागानों के लिए। हालांकि इनकी मजदूरी जो थी बहुत कम थी और उनकी जो काम की परिस्थितियाँ थी बहुत ज़्यादा खराब थी, और एक बार जब ये लोग असम के बागानों में पहुंच जाते थे काम करने के लिए, उसके बाद इनका घर लौटना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वन विद्रोह, देखिए आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत में कई वन विद्रोह हुए हैं और यहाँ पे उनके नायकों के नाम भी बताए गए हैं। संथाल परगना में सीथू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की है। वन विद्रोह में यहाँ पर बस्तर का जो विद्रोह हुआ है, बस्तर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसके बारे में बताया गया बस्तर के लोग कैसे थे, उनका जनजीवन कैसा था, और बाद में जब कानून लागू किया गया उसके बाद उनकी स्थिति क्या रही है। देखिए बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। इसका जो केंद्रीय भाग है पठारी है और इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान पड़ता है और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी जो है ये बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बस्तर में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। बस्तर में जो है मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। देखिए इन सब की अलग अलग जुबानें हैं, यानी अलग अलग भाषा बोलते हैं। इसके बावजूद इनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो विश्वास हैं एक जैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लोग क्या हैं, आसपास की जो भी ज़मीनें हैं ये मानते हैं कि धरती माँ ने ये ज़मीनें हमें प्रदान की हैं और धरती माँ को हमें इसका ऋण भी चुकाना चाहिए। समय समय पे क्या करते हैं, अपनी जो भी इनकी जो परंपराएं हैं या जो भी त्यौहार होते हैं उसमें धरती माँ को ये आभार भी व्यक्त करते हैं। तो ये लोग जो है गाँव की सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को धरती माँ की देन मानते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। यानी ये अपने गाँव का जो क्षेत्र है, जो भी इनकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के भीतर ही जो लोग अपना जो जीवन है वो चलाते हैं, वहीं के जंगलों को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए इन्हें किसी दूसरे क्षेत्र से कोई लकड़ी लानी है या दूसरे क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना है, तो ऐसे में क्या करते हैं, उसके बदले जो दूसरा वाला गांव है वहाँ के लोगों को छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या फिर मान कहा जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहाँ एक परगने गाँव के समूह के जो भी गाँव के मुखिया वगैरह होते जुड़ते हैं और जंगलों की समस्या पर वो चर्चा करते हैं। अब आगे क्या होता है, देखिए जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाता है तो औपनिवेशिकों ने तो वन कानून बना दिया है और वनों में जो विभिन्न प्रकार की स्थानीय लोगों की जो गतिविधियाँ थी इसकी वजह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। औपनिवेशिक सरकार ने सन 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती तथा शिकार व वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाई है। तो ऐसे में जो बस्तर के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जनजाति लोग थे, सदियों से इसी जंगल पर निर्भर थे। जब सरकार ने इस तरह का कानून बनाया है तो इनके सामने एक संकट क्रिएट हो गया कि अभी लोग कहाँ जाएंगे। भाई इस जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में रह भी नहीं सकते हैं, जंगलों के उत्पादों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग। वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करने और जंगल को आग से बचाए रखने की शर्त पर कुछ गाँवों को आरक्षित वनों में रहने दिया है। यानी सरकार ने कंडीशन रखी है, सरकार ने यहाँ भी अपना फायदा देखा है। सरकार ने कहा है कि भाई अगर आप में से कुछ लोग हमारे लिए मुफ्त में काम करोगे तो हम आपको यहाँ पर रहने देंगे। यानी कुछ गांव ऐसे छोड़ दिए हैं जहाँ के लोगों से एक शर्त रख दी है कि अगर आप हमारे लिए काम करोगे, हमारे लिए लकड़ी काटोगे फ्री में, तो हम आपको गांव में रहने देंगे, आपको जंगल के कुछ उत्पादों को इकट्ठा करने देंगे। बाद में इन्हीं गाँव को वन ग्राम कहा जाने लगा है। फिर बाद में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर समस्या तो बढ़ती जा रही है
1899 से लेकर 1900 के बीच में और फिर 1907 से लेकर 1908 के बीच में भयंकर अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने की वजह से लोगों का जो आक्रोश है ये भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कांगेर वनों के दुर्वा समुदाय के लोग विरोध की मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले आरक्षण लागू किया गया था, यानी वनों को सबसे पहले यहीं पर आरक्षित किया गया था। तो यहाँ पे कांगेर के दुर्वा समुदाय के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा भड़के हुए थे। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, गुंडाधुर का नाम पूछा जाता है बस्तर विद्रोह में, तो यहाँ पर नेथानार गांव के गुंडाधुर हैं, इनको इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। वैसे तो इसका कोई मतलब नेता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना यह है कि गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर का जो आंदोलन था ये लड़ा गया था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है विद्रोह की। जैसे आप लोगों ने 1857 की क्रांति में पढ़ा होगा कि वहाँ पर भी संदेश पहुँचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, रोटी और कमल के फूल को गांव गांव तक पहुँचाते थे। इसका मतलब ये था कि विद्रोह फैलने लगा था, क्योंकि उस समय आज के जैसे कोई संचार के साधन तो थे नहीं। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि तमाम तरह के साधन हैं संचार के, आप लोग पल भर में टेक्स्ट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं या फिर कॉल कर देते हैं, उन सब से लोग जो हैं जान जाते हैं क्या होने वाला है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो वहाँ पर उस समय इसी तरह के प्रतीक चलते थे। तो 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे, और यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाजार लूट लिए हैं, अफसरों व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा है, बाद में जला दिया गया है, और इन्होंने जो कुछ अनाज लूटा है उसका पुनर्वितरण किया है। देखिए अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, अंग्रेजों ने तुरंत अपनी आर्मी यहाँ भेज दी है, अपने जो भी जवान है भेज दिए हैं, और इन्होंने बगावत को कुचल दिया है। लेकिन फिर भी ये गुंडाधुर था, गुंडाधुर का मतलब जो इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, इसको कभी पकड़ नहीं सके हैं। विद्रोह के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लाभ इन लोगों को मिल जाता है। विद्रोह के बाद जो आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1910 से पहले की योजना में 2/3 था, 2/3 आरक्षित किया गया था, उसको थोड़ा आधा कर दिया गया, उसको लगभग आधा कर दिया गया है। तो इन्हें इस चीज़ का फायदा मिल गया, यानी विद्रोह करने का ये फायदा मिला कि जब आरक्षित क्षेत्र है उसका मानक कम कर दिया गया। अब आरक्षित क्षेत्र ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। हालांकि देखिए इन लोगों ने जंगलों के प्रति जो अपना लगाव है ये छोड़ा नहीं है। 1947 में बस्तर जो रियासत है इसको कांकेर रियासत में मिला दिया गया है, और यह पूरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना है। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया है, और सन 2000 में ये जिले जो हैं छत्तीसगढ़ का हिस्सा बने हैं। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था और जल्द ही राज्य के इन क्षेत्रों में फैल गया था। यानी जब आज़ाद भारत में, हमारे भारत में संविधान स्थापित हो गया है, संविधान स्थापित होने के बाद भी कई ऐसी परियोजनाएं थी जो कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित की जानी थी, तो जनजातीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है, और इसी विरोध के क्रम में यहाँ पर फिर से 1990 के दशक में एक कांकेर वन क्षेत्र में विद्रोह हुआ है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसके बाद है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। देखिए जावा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा को वर्तमान में इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। वहाँ पर एक ज़माने में चावल की खेती नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर जंगली जंगल थे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, भारत की भांति भारत में जैसे ब्रिटिश उपनिवेश रहा है वैसे इंडोनेशिया जो था डच उपनिवेश था, और सन 1600 में जावा की जो अनुमानित आबादी थी करीब 34 लाख थी। जावा के लकड़हारे, देखिए जावा में जो कलांग समुदाय है, लकड़हारे का मतलब लकड़ी काटने वाले, जावा में जो कलांग समुदाय के लोग थे ये कुशल लकड़हारे थे और घुमंतू किसान थे। यानी ये इतने ज़्यादा फेमस थे, इनकी मदद के बिना जो वहाँ के शासक का महल वगैरह था वो बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ शासक के महल लकड़ी के ही बनते थे। तो ऐसा माना जाता था कि जो कलांग समुदाय के लोग हैं वो यहाँ के समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जब डच यहाँ पर आए हैं, डचों ने 18वीं शताब्दी में यहाँ पर वनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो इन्होंने भी कोशिश की है कि कलांग जो है इनके लिए काम करें। हालांकि कलांग ने मना कर दिया है। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला किया है, हमला मतलब इसके प्रतिरोध में एक हमला किया है। हालांकि इस विद्रोह को इन लोगों ने दबा दिया है। अब है डच वैज्ञानिक वानिकी। आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया अंग्रेजों ने भारत में अपनाई थी वही सेम प्रक्रिया इन्होंने भी यहाँ अपनाई है। इन्होंने भी वन कानून बनाया है, और वन कानूनों के जरिए जो स्थानीय समुदाय हैं उनको वन उत्पाद इकट्ठा करने, वनों में जाने की अनुमति नहीं दी है, उनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर किया है। इन्होंने यहाँ के जो भी वन वगैरह थे उनसे अपने उद्देश्यों के लिए यहाँ की लकड़ी को निकलवाया है, लकड़ी को कटवा के अपने मूल देश भिजवाया है। तो 1882 में
अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों को निर्यात किया गया है। जैसे अंग्रेजों ने भी आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने कुछ समुदायों से कहा था कि अगर हम लोग हमारी मदद करें, आप लोग लकड़ी काटने में अगर हमारी मदद करेंगे तो हम आपको जंगलों में रहने देंगे। तो वैसे इन लोगों ने भी यहाँ पर किया है। यानी डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनें जो हैं इन पर लगान लगाया है, और बाद में कुछ गाँवों को पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त करने की शर्त पर इससे मुक्त कर दिया है। नहीं, पहले तो इन्होंने क्या किया है, जो जंगलों के बीच में जो लोग खेती कर रहे थे उन पर लगान लगाया था, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग लकड़ी काटने का काम हमारी मुफ्त में करेंगे, लकड़ी ढोने का काम मुफ्त में करेंगे, तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। इस व्यवस्था को ब्लेंडा गडेस्टेन के नाम से जाना गया है। सामिन की चुनौती, जैसे आपने बस्तर विद्रोह में गुंडाधुर का नाम पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति है सामिन, जिसने कि इन्हें चुनौती दी है। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लातुंग गांव के निवासी सुरांतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया है। और जब इन्होंने आवाज़ उठाई है, इनकी आवाज़ के साथ कई लोग इनसे जुड़ते गए हैं। जल्दी यहाँ पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया है। जब यहाँ पर डच सर्वेक्षण करने आए हैं, ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए हैं, तो जो सामिनवादी हैं, सामिन के समर्थक हैं, वो ज़मीन पर लेट गए हैं, इनका विरोध करने लगे हैं। कई लोगों ने जो है लगान चुकाने से इनकार कर दिया है। अब है यहाँ पर युद्ध और वन विनाश। युद्ध का मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से यहाँ पर लिया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ है तो यूरोप का जो उत्पादन है वो ठप्प पड़ गया था। यूरोप के जो कारखाने थे वो सब ठप पड़ गए थे। यूरोप के अधिकांश पुरुष जो थे युद्ध में शामिल होने चले गए थे। ऐसे में यूरोपीय वासियों के जहाँ जहाँ पर उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों पर दबाव बढ़ गया था। उन उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करके युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि भारत, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों में तमाम चालू जो कार्य योजनाएँ हैं, इनको स्थगित करके वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश ये था कि आपको क्या करना है, केवल और केवल युद्ध की जरूरतों को पूरा करना है। तो ऐसे में यहाँ से क्या है, अंधाधुंध यहाँ पर जंगल काटे गए हैं ताकि लकड़ी का निर्यात करके यूरोप में जहाज वगैरह या फिर अन्य प्रकार के जो कारखाने हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद जो हैं वो बनाए जा सकें। आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था, जापान ने इंडो चाइना रीजन पर कब्जा जमा लिया था। तो द्वितीय विश्व छिड़ गया था और इन्हें आशंका लगने लगी थी कि भाई हो सकता है जापान वाले यहाँ पर आके कब्जा जमा लें। तो जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म करो और भागो नीति अपनाई। भस्म करो और भागो नीति का मतलब क्या था, जहाँ पर जो लकड़ी थी, जो लकड़ी की जो आरा मशीनें वगैरह लगी हुई थी, उन पर लकड़ी के जो लट्ठे वगैरह थे उनको जला दिया है ताकि ये सब चीज़ें जापानियों के हाथ में न लगें। हालांकि जापानियों ने यहाँ पे कब्जा जमा लिया है और जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया है। यानी हालांकि ये रोक नहीं पाए हैं जंगलों का दोहन, फिर भी जापानियों ने यहाँ पर किया है। आगे है वानिकी में नए बदलाव। देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हो गया है या फिर अन्य जगहों पर जब उपनिवेश समाप्त हो गए हैं, उसके बाद जो भी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने वनों पर ध्यान दिया है। उन्होंने ये नोटिस किया है कि जब पुराने ज़माने में जब वन कानून लागू किए गए हैं या फिर वैज्ञानिक वानिकी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इन सब में जो स्थानीय समुदाय थे उनका सहयोग नहीं लिया गया था। तो इसका परिणाम ये हुआ था कि स्थानीय समुदायों का वन विभाग के साथ टकराव हुआ था और जो परियोजनाएं वगैरह थी वो भी अच्छे से लागू नहीं हो पाई थी। तो वर्तमान में अब जो सरकार हैं या अपनी जो वर्तमान की सरकार हैं, उनका लक्ष्य यही है कि जंगल को कैसे भी बचाया जाए। यानी पहले के जैसा नहीं है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में था कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों का दोहन किया जाए, उस तरह का लक्ष्य अब नहीं है। सरकार ये चाहती है जंगलों का संरक्षण किया जाए, ये सरकार का मेन टारगेट बन गया है। तो सरकार ने ये भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो वन प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, इनकी मदद लेनी होगी। इनके बिना हम ये टारगेट केवल कानून बनाकर या केवल अपने सरकारी तंत्र की मदद से नहीं कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों ने प्रयास किया था, अंग्रेजों ने प्रयास भले किया हो लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो सरकार ने क्या किया, इनके साथ मतलब कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे सहयोग लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए स्थानीय जो भी उत्पाद हैं वो तो ग्रहण करते ही करते हैं, साथ ही जंगलों का रक्षण भी करते हैं, जंगलों की रक्षा भी करते हैं। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की है। देखिए, पवित्र बगीचा का कॉन्सेप्ट जो है ये आदिवासियों में है। पवित्र बगीचा का मतलब होता है कि जंगल का कुछ ऐसा हिस्सा जिसे ये लोग पवित्र मानते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की कटाई या किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं वो प्रतिबंधित मानते हैं। यानी ये लोग उन क्षेत्रों में ना तो वहाँ से
वहाँ के संसाधनों को निकालते हैं और ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुसपैठ करते हैं। इस वजह से वो क्षेत्र जो होते हैं वो बचे रहते हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है वो बची रहती है। तो उसे जो है यहाँ पर स्थानीय नाम दिए गए, सरना, देवराकुड़ू, कान, राई, इन सबको पवित्र बगीचा के रूप में स्थानीय नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मेरी आशा है कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छे से समझ में आए। आप लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम के जरिए आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखें तो कम से कम इसे लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इसके बारे में जान सकें, वो चैनल से जुड़ सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।